स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है आचार्य चतुरसेन शास्त्री की कहानी दुखुआ में कासे कहूं मोरी सजनी। गर्मियों के दिन थे। बादशाह ने उसी फाल्गुन में सलीमा से नई शादी की थी। सल्तनत के सब झंझटों से दूर रहकर नई दुल्हन के साथ प्रेम और आनंद की कलोलें करने वो सलीमा को लेकर कश्मीर के दौलत खाने में चले आए थे। रात दूध में नहा रही थी। दूर के पहाड़ों की चोटियां बर्फ से सफेद होकर चांदनी में बाहर दिखा रही थी। आराम बाग के महलों के नीचे पहाड़ी नदी बल खाकर बह रही थी। मोती महल के कमरे में शमादान जल रहा था और उसकी खुली खिड़की के पास बैठी सलीमा रात का सौंदर्य निहार रही थी। खुले हुए बाल उसकी फिरोजी रंग की ओढ़नी पर खेल रहे थे। चिकन के काम से सजी और मोतियों से गुथी हुई उस फिरोजी रंग की ओढ़नी पर कसी हुई कमखाब की कुर्ती और कमर की पन्नों पेटी पर अंगूर के बराबर बड़े बड़े मोतियों की माला चूम रही थी। सलीमा का रंग भी मोती के समान था। उसकी देह की गठन निराली थी। संगमरमर के समान पैरों में जरी के काम के जूते पड़े थे, जिन पर 2 हीरे धक धक चमक रहे थे। कमरे में एक कीमती ईरानी कालीन का फर्श बिछा था, जो पैर लगते ही हाथ भर धंस जाता था। सुगंधित मसालों से बने हुए शमादान जल रहे थे। कमरे में 4 पूरे कद के आईने लगे थे। संगमरमर के आधारों पर सोने चांदी के फूलदानों के ताजे फूलों के गुलदस्ते रखे थे। दीवारों और दरवाजों पर चतुराई से गूंथी हुई नाग केसर और चंपे की मालाएं झूल रही थी, जिसकी सुगंध से कमरा महक रहा था। कमरे में अनगिनत बहुमूल्य कारीगरों की देश विदेश की वस्तुएं बड़े ही करीने से सजी हुई थी। बादशाह 2 दिन से शिकार को गए थे। आज इतनी रात हो गई, अभी तक नहीं आए। सलीमा चांदनी में दूर तक आंखें बिछाए सवारों की गर्द देखती रही। आखिर उससे रहा न गया। वो खिड़की से उठकर अनमनी सी होकर मनसद पर आ बैठी। उम्र और चिंता की गर्मी जब उससे सहन न हुई तो उसने अपनी चिकन की ओढ़नी भी उतार फेंकी और आप ही आप झुंझला कर बोली, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब क्या करूं। इसके बाद उसने पास रखी बीन उठा ली। 2-4 उंगली चरलाई, मगर स्वर न मिला। भुनभुना कर कहा, मर्दों की तरह ये भी मेरे वश में नहीं है। सलीमा ने उकताकर उसे रखकर दस्तक दी। एक दासी दस्त बस्ता हाजिर हुई। बांदी अत्यंत सुंदरी और कमसिन थी। उसके सौंदर्य में एक गहरे विषाद की रेखा और नेत्रों में नैराश्य स्याही थी। उसे पास बैठने का हुक्म देकर सलीमा ने कहा, साकी, तुझे बीन अच्छी लगती है या बांसुरी? बांदी ने नम्रता से कहा, हुजूर जिसमें खुश हो। सलीमा ने पूछा, पर तू किसमें खुश है? बांदी ने कंपित स्वर में कहा, सरकार, बांदियों की खुशी ही क्या। क्षण भर सलीमा ने बांदी के मुंह की तरफ देखा। वैसा ही विषाद, निराशा और व्याकुलता का मिश्रण हो रहा था। सलीमा ने कहा, मैं क्या तुझे बांदी की नजर से देखती हूं? नहीं, हजरत की तो लौंडी पर खास मेहरबानी है। तब तू इतनी उदास, झिझकी हुई और एकांत में क्यों रहती है? जब से तू नौकर हुई है, मैं ऐसा ही देखती हूं। अपनी तकलीफ मुझसे तो कह प्यारी साकी। इतना कहकर सलीमा ने उसके पास खिसककर उसका हाथ पकड़ लिया। बांदी कांप गई, पर बोली नहीं। सलीमा ने कहा, कस्मिया, तू अपना दर्द मुझसे कह। तू इतनी उदास क्यों रहती है?
बांदी ने कंपित स्वर में कहा, हुजूर, आप क्यों इतनी उदास रहती हैं? सलीमा ने उत्तर दिया, इधर जहां पना कुछ कम आने लगे हैं, इससे मेरी तबीयत जरा उदास रहती है। सरकार, प्यारी चीज न मिलने से इंसान को उदासी आ ही जाती है। अमीर और गरीब, दिल तो सभी का है। सलीमा हंसी। उसने कहा, समझी। अब मैं समझी कि तू किसी को चाहती है। मुझे उसका नाम बता, उसके साथ तेरी शादी करा दूंगी। साकी का सिर घूम गया। एकाएक उसने बेगम की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, मैं आपको चाहती हूं। सलीमा हंसते हंसते लोटपोट हो गई। उस मदमाती हंसी के वेग में उसने बांदी का कंपन नहीं देखा। बांदी ने बंशी लेकर कहा, क्या सुनाऊं सरकार? ठहर, कमरा बहुत गर्म मालूम होता है। इसके तमाम दरवाजे और खिड़कियां खोल दे, चरागों को बुझा दे, चटकती चांदनी का लुत्फ उठाने दे और फूल मालाएं मेरे पास लाकर रख दे। बांदी उठी। उससे पहले सलीमा फिर बोली, सुन, पहले एक गिलास शरबत दे, बहुत प्यासी हूं। बांदी ने सोने के गिलास में खुशबूदार शरबत बेगम के सामने ला धरा। बेगम ने कहा, उफ, ये तो बहुत गर्म है। क्या इसमें गुलाब नहीं दिया? दिया तो है सरकार। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इस्तंबुल और मिला। साकी ग्लास लेकर दूसरे कमरे में चली गई। इस्तंबुल मिलाया और भी एक चीज मिलाई। फिर वो सुवासित मदिरा का पात्र बेगम के सामने ला धरा। एक ही सांस में उसे पीकर बेगम ने कहा, अच्छा, अब सुना। तूने कहा कि मुझे प्यार करती है। सुना, प्यार का कोई गाना सुना। इतना कह और ग्लास को गलीचे पर लुढ़काकर मदमाती मनसत पर खुद लुढ़क गई और रस भरे नेत्रों से साकी की ओर देखने लगी। साकी ने बंशी का सुर मिलाकर गाना शुरू किया। दुखवा में कासे कहूं मोरी सजनी, दुखवा में कासे कहूं मोरी सजनी। वक्त देर तक साकी की बंशी और कंठ ध्वनि कमरे में घूम घूम कर रोती रही। धीरे धीरे साकी खुद रोने लगी। सलीमा मदिरा और यौवन के नशे में होकर झूमने लगी। गीत खत्म करके साकी ने देखा, सलीमा बेसुध पड़ी है। शराब की तेजी से उसके गाल एकदम सुर्ख हो गए हैं और तांबूल राग रंजित होठ रह रहकर फड़क रहे हैं। सांस की सुगंध से कमरा महक रहा है। जैसे पवन से कोमल पत्ती कांपने लगती है, उसी प्रकार सलीमा का वक्ष स्थल धीरे धीरे कांप रहा है। प्रस्वेद की बूंदें ललाट पर दीपक के उज्जवल प्रकाश में मोतियों की तरह चमक रही है। बंशी रखकर साकी क्षण भर बेगम के पास आकर खड़ी हुई। उनका शरीर कांपा, आंखें जलने लगी, कंठ सूख गया। वो घुटने के बल बैठकर बहुत धीरे धीरे अपने आंचल से बेगम के मुख का पसीना पोंछने लगी। उसके बाद उसने झुककर बेगम का मुंह चूम लिया। इसके बाद ज्यों ही उसने अचानक आंख उठाकर देखा, खुद दीन दुनिया के मालिक शहंशाह खड़े उसकी ये करतूत अचरज और क्रोध से देख रहे थे। साकी को सांप डस गया। वो हद बुद्धि की तरह बादशाह का मुंह ताकने लगी। बादशाह ने कहा, तू कौन है और क्या कर रही थी? साकी ने धीमे स्वर में कहा, जहांपना, कनीज अगर कुछ जवाब न दे तो। बादशाह सन्नाटे में आ गए। बांदी की इतनी स्पर्धा। उन्होंने कहा, मेरी बात का जवाब नहीं? अच्छा, तुझे नंगी करके कोड़े लगाए जाएंगे। साकी ने कंपित स्वर में कहा, मैं मर्द हूं। बादशाह की आंखों में सरसों फूल उठी। उन्होंने अग्निमय नेत्रों से सलीमा की ओर देखा। वो बेसुध पड़ी सो रही थी।
उसी तरह उसका भरा यौवन खुला पड़ा था। उसके मुंह से निकला, उफ, फहाशा। और तत्काल उसका हाथ तलवार की मुठ पर गया। फिर नीचे को उन्होंने घूम कर देखा। दोजक के कुत्ते, तेरी ये मजाल। फिर कठोर स्वर में पुकारा, मादूम, मादूम। क्षण भर में एक भयंकर रूप वाली तातरी औरत बादशाह के सामने अदब से आ खड़ी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया, इस मरदूत को तहखाने में डाल दें ताकि बिना खाए पिए मर जाए। मादूम ने अपने कर्कश हाथों से युवक का हाथ पकड़ा और ले चली। थोड़ी देर में दोनों लोहे के एक मजबूत दरवाजे के पास आ खड़े हुए। तातारी बांदी ने चाबी निकालकर दरवाजा खोला और कैदी को भीतर ढकेल दिया। कोठरी की गज कैदी का बोझा ऊपर पड़ते ही कांपती हुई नीचे को धंसने लगी। प्रभात हुआ। सलीमा की बेहोशी दूर हुई। चौंक कर उठ बैठी, बाल संवारे, ओढ़नी ठीक की और चोली के बटन कसने को आईने के सामने जा खड़ी हुई। खिड़कियां बंद थी। सलीमा ने पुकारा, साकी, प्यारी साकी, बड़ी गर्मी है, जरा खिड़कियां तो खोल दे। निगोड़ी नींद ने तो आज गजब ढा दिया। शराब शायद कुछ तेज थी। किसी ने सलीमा की बात न सुनी। सलीमा ने जरा जोर से पुकारा, साकी। जवाब न पाकर सलीमा हैरान हुई। वो खुद खिड़कियां खोलने लगी, मगर खिड़कियां बाहर से बंद थी। सलीमा ने विस्मय से मन ही मन कहा, क्या बात है, लौंडियों को क्या हुआ? वो द्वार की तरफ चली। देखा, एक तातारी बांदी नंगी तलवार लिए पहरे पर मुस्तैद खड़ी है। बेगम को देखते ही उसने सिर झुका लिया। सलीमा ने क्रोध से कहा, तुम लोग यहां क्यों हो? बादशाह के हुक्म से। क्या बादशाह आ गए? जी हां। मुझे इत्तला क्यों नहीं की? हुक्म नहीं था। कहां है बादशाह? जीनत महल के दौलत खाने पर। सलीमा के मन में अभिमान हुआ। उसने कहा, ठीक है, खूबसूरती की हाट में जिनका कारोबार है, मोहब्बत को क्या समझें। तो अब जीनत महल की किस्मत खुली है। तातारी स्त्री चुपचाप खड़ी रही। सलीमा फिर बोली, मेरी साकी कहाँ है? कैद में। क्यों? जहां पना का हुक्म था। क्या कसूर था उसका? मैं अर्ज नहीं कर सकती। कैद खाने की चाबी मुझे दे, मैं अभी उसे छुड़ाती हूं। आपको अपने कमरे से बाहर आने का हुक्म नहीं है। तो क्या मैं भी कैद हूं? जी हां। सलीमा की आंखों में आंसू भर आए। वो लौटकर मनसत पर पड़ गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ठहरकर उसने एक खत लिखा, हुजूर, मेरा कसूर माफ फरमाएं। दिन भर की थकी होने से ऐसी बेसुध सो गई कि हुजूर के इस्तकबाल में हाजिर न हो सकी। और मेरी उस प्यारी लौंडी की भी जान बख्शी जाए। उसने हुजूर के दौलत खाने में लौट आने की इत्तला मुझे वाजबी तौर पर न देकर बेशक भारी कसूर किया है, मगर वो नई, कमसिन, गरीब और दुखिया है। कनीज, सलीमा। चिट्ठी बादशाह के पास भेज दी गई। बादशाह की तबीयत बहुत नासाज थी। तमाम हिंदुस्तान के बादशाह की औरत फहाशा निकले। बादशाह अपनी आंखों से पर पुरुष को उसका मुंह चूमते देख चुके थे। वो गुस्से से तलमला रहे थे और गम गरल करने को अंधाधुंध शराब पी रहे थे। जीनत महल मौका देखकर सौतिया डाहा का बुखार निकाल रही थी। तातारी बांदी को देखकर बादशाह ने आग बबूला होकर कहा, क्या लाई हो? बांदी ने दस्त बस्ता अर्ज की, खुदाबंद, सलीमा बीबी की अर्जी है।
बादशाह ने गुस्से से होठ चबाकर कहा, उससे कह दे कि मर जाए। उसके बाद खत में एक ठोकर मारकर उन्होंने उधर से मुंह फेर लिया। बांदी लौट आई। बादशाह का जवाब सुनकर सलीमा धरती पर बैठ गई। उसने बांदी को बाहर जाने का हुक्म दिया और दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोई। घंटों बीत गए, दिन छिपने लगा। सलीमा ने कहा, हाय, बादशाहों की बेगम होना भी बदनसीबी है। इंतजारी करते करते आंखें फूट जाएं, मिन्नतें करते करते जुबान घिस जाए, अदब करते करते जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। फिर भी इतनी सी बात पर कि मैं जरा सो गई, उनके आने पर न जाग सकी, इतनी सजा, इतनी बेइज्जती, तब मैं बेगम क्या हुई? जीनत और बांदियां सुनेंगी तो क्या कहेंगी? इस बेइज्जती के बाद मुंह दिखाने लायक कहां रही? अब तो मरना ही ठीक है। अफसोस, मैं किसी गरीब की औरत क्यों नहीं हुई। धीरे धीरे सतीत्व का तेज उसकी आत्मा में उदय हुआ। गर्व और दृढ़ प्रतिज्ञा के चिन्ह उसके नेत्रों में छा गए। वो सांपिनी की तरह चपेट खाकर उठ खड़ी हुई। उसने एक और खत लिखा, दुनिया के मालिक, आपकी बीवी और कनीज होने की वजह से मैं आपके हुक्म को मानकर मरती हूं। इतनी बेइज्जती पाकर एक मलिका का मरना ही मुनासिब है, मगर इतने बड़े बादशाह को औरतों को इस कदर नाचीज तो न समझना चाहिए कि अदना सी बेवकूफ़ी की इतनी बड़ी सजा दी जाए। मेरा कसूर तो इतना ही था कि मैं बेखबर सो गई थी। खैर, फिर एक बार हुजूर को देखने की ख्वाहिश लेकर मरती हूँ। मैं उस पाक परवरदिगार के पास जाकर अर्ज करूंगी कि वो मेरे शौहर को सलामत रखे। सलीमा। खत को इत्र से सुवासित करके ताजे फूलों के गुलदस्ते में इस तरह रख दिया जिससे किसी की उस पर नजर न पड़ जाए। उसके बाद उसने जवाहर की पेटी से एक बहुमूल्य अंगूठी निकाली और कुछ देर तक आंख गड़ा गड़ा कर उसे देखती रही, फिर उसे चाट गई। बादशाह शाम की हवाखोरी को नजर बाग में टहल रहे थे। 2-3 खोजे घबराए हुए आए और चिट्ठी पेश करके अर्ज की, हुजूर, हुजूर गजब हो गया। सलीमा बीबी ने जहर खा लिया और वो मर रही हैं। क्षण भर में बादशाह ने खत पढ़ लिया। झपटे हुए महल में पहुंचे। प्यारी दुल्हन सलीमा जमीन पर पड़ी है। आंखें ललाट पर चढ़ गई है। रंग कोयले के समान हो गया है। बादशाह से रहा न गया। उन्होंने घबरा कर कहा, हकीम, हकीम को बुलाओ। कई आदमी दौड़े। बादशाह का शब्द सुनकर सलीमा ने उनकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, चाहे किस्मत। बादशाह ने नजदीक बैठकर कहा, सलीमा, बादशाह की बेगम होकर तुम्हें यही लाजिम था? सलीमा ने बड़े कष्ट के साथ कहा, हुजूर, मेरा कसूर मामूली था। बादशाह ने कड़े स्वर में कहा, बदनसीब, शाही जनान खाने में मर्द को भेष बदल कर रखना मामूली कसूर समझती है। कानों पर यकीन कभी न करता, मगर आंखों देखी को झूठ कैसे मान लूं? जैसे हजारों बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से आदमी तड़पता है, उसी तरह तड़पकर सलीमा ने कहा, क्या? बादशाह डरकर पीछे हट गए। उन्होंने कहा, सच कहो, इस वक्त तुम खुदा की राह पर हो। ये जवान कौन था? सलीमा ने अचकचा कर पूछा, कौन जवान? बादशाह ने गुस्से से कहा, जिसे तुमने साखी बनाकर अपने पास रखा था। सलीमा ने घबरा कर पूछा, हैं? क्या वो मर्द है? तो क्या तुम सचमुच ये बात नहीं जानती? सलीमा के मुंह से निकला, या खुदा। फिर उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे।
वो सब समझ गई। कुछ देर बाद बोली, खाविंद, तब तो कुछ शिकायत ही नहीं। इस कसूर की तो यही सजा मुनासिब है। मेरी बदगुमानी माफ फरमाई जाए। मैं अल्लाह के नाम पर पड़ी कहती हूं, मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं था। बादशाह का गला भर आया। उन्होंने कहा, तू प्यारी सलीमा, तुम बेकसूर ही चली। बादशाह रोने लगे। सलीमा ने उनका हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रखकर कहा, मेरे मालिक, जिसकी उम्मीद न थी, मरते वक्त वो मजा मिल गया। कहा सुना माफ हो, एक अर्ज लौंडी की मंजूर हो। बादशाह ने कहा, जल्दी कहो सलीमा। सलीमा ने साहस करके कहा, उस जवान को माफ कर देना। इसके बाद सलीमा की आंखों से आंसू बह चले और थोड़ी ही देर में वो ठंडी हो गई। बादशाह ने घुटनों के बल बैठकर उसका ललाट चूमा, फिर बालक की तरह रोने लगे। गजब के अंधेरे और सर्दी में युवक भूखा प्यासा पड़ा था। एकाएक घोर चित्कार करके किवाड़ खुले। प्रकाश के साथ ही एक गंभीर शब्द तहखाने में भर गया, बदनसीब नौजवान, क्या होश हवास में है? युवक ने तीव्र स्वर में पूछा। कौन? जवाब मिला, बादशाह। युवक ने कुछ भी अदब किए बिना कहा, यह जगह बादशाहों के लायक नहीं है। आप क्यों तशरीफ लाए हैं? तुम्हारी कैफियत नहीं सुनी थी, उसे सुनने आया हूं। कुछ देर चुप रहकर युवक ने कहा, सिर्फ सलीमा को झूठी बदनामी से बचाने के लिए कैफियत देता हूं, सुनिए। सलीमा जब बच्ची थी, मैं उसके बाप का नौकर था। तभी से मैं उससे प्यार करता था। सलीमा भी प्यार करती थी, पर वो बचपन का प्यार था। उम्र होने पर सलीमा पर्दे में रहने लगी और फिर वो शहंशाह की बेगम हुई, मगर मैं उसे भूल न सका। 5 साल तक पागलों की तरह भटकता रहा। अंत में भेष बदलकर बांदी की नौकरी कर ली। सिर्फ उसे देखने और खिदमत करके दिन गुजार देने का इरादा था। उस दिन उज्जवल चांदनी, सुगंधित पुष्प राशि, शराब की उत्तेजना और एकांत ने मुझे बेबस कर दिया। उसके बाद मैंने आंचल से उसके मुख का पसीना पोंछा और मुंह चूम लिया। मैं इतना ही खतावार हूं। सलीमा इसकी बाबत कुछ भी नहीं जानती। बादशाह कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। उसके बाद वो दरवाजा बंद किए बिना ही धीरे धीरे चले गए। सलीमा की मृत्यु को 10 दिन बीत गए हैं। बादशाह सलीमा के कमरे में ही दिन रात रहते हैं। सामने नदी के उस पार पेड़ों के झुरमुट में सलीमा की सफेद कब्र बनी है। जिस खिड़की के पास सलीमा बैठी उस दिन रात को बादशाह की प्रतीक्षा कर रही थी, उसी खिड़की में, उसी चौकी पर बैठे हुए बादशाह उसी तरह सलीमा की कब्र दिन रात देखा करते हैं। किसी को पास आने का हुक्म नहीं। जब आधी रात हो जाती है तो उस गंभीर रात्रि के सन्नाटे में एक मर्म भेदिनी गीत ध्वनि उठ खड़ी होती है। बादशाह साफ साफ सुनते हैं, कोई करुण कोमल स्वर में गा रहा है, दुखवा मैं कासे कहूं मोरी सजनी, दुखवा मैं कासे कहूं मोरी सजनी। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।